हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो हमने पिछले लेक्चर में फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज डुएस रूल। और आई थिंक मैंने एक एग्जांपल भी लिया था। नाउ इन दिस वीडियो आई विल टेक फर्दर एग्जांपल्स ऑफ डुएस रूल। सो सी द नेक्स्ट एग्जांपल। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x dx, इसकी वैल्यू हमें शो करनी है log a plus 1। एंड हियर आपको एक कंडीशन दी हुई है कि a इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पर आपका पैरामीटर ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है ना, क्योंकि डुएस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरामीटर, राइट। देन प्रॉपर नोटेशन, ओके। और डुएस का लॉन्ग फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, राइट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसे प्रॉपर नोटेशन देंगे। सो लेट, तो अगर आपने यहाँ पर देखा इंटीग्रेंड में x और a ये दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बट इंटीग्रेशन इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो अदर देन x अपने पास है a, सो हम इसे डिनोट करेंगे f ऑफ a, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, f ऑफ a डिनोट करो, i ऑफ a डिनोट करो, phi ऑफ a डिनोट करो, बट पैरामीटर आपको सही इस्तेमाल करना है। सो हियर a इज पैरामीटर, सो हम इसे डिनोट करेंगे f ऑफ a, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू a minus 1 बाय log x dx। वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। बाद में क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। मतलब हम अब इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, बट हियर वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, a, ओके। सो हियर a is parameter. Now differentiate equation 1 with respect to parameter, that is we differentiate equation 1 with respect to a, right। So हमें यहाँ पर मिलेगा ddA of f of a equals to ddA of इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to a minus 1 by log x dx, राइट। अब यहाँ पर हम डुएस अप्लाई करने जा रहे हैं, बट वी हैव टू डुएस रूल्स, मैंने ऑलरेडी बताया है। इफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम पैरामीटर, देन यूज डुएस फर्स्ट रूल। इफ लिमिट इन्वॉल्व पैरामीटर, देन वी यूज डुएस सेकेंड रूल। तो यहाँ पर लिमिट्स में एक ही टर्म नहीं है, राइट। So here we use dues first rule. So by dues first mention करने की जरूरत नहीं है, but at the time of second rule you have to mention dues second rule. Okay, so by dues rule अप्लाई करना मतलब क्या है, इस डेरिवेटिव साइन को इंटीग्रेशन के अंदर लेना है, और अंदर जाते वक्त d by dA का क्या बन जाएगा, डेल बाय डेल a। ओके, सो ddA of f of a equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब ये ddA बन जाएगा डेल बाय डेल a, दैट मीन्स डेल बाय डेल a का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a। अब हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, अपने इंटीग्रेंड का, दैट इज x रेज़ टू a minus 1 अपॉन log x एंड देन dx। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू a, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त a के अलावा जितने भी वेरिएबल्स है, सो a के अलावा अपने पास x है, मतलब x की सभी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 1 अपॉन log x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सो ddA ऑफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब ये 1 बाय log x कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू a, तो आप इसे साइड में लिख सकते हैं। मीन्स हम सिर्फ डेरिवेटिव कौन सी टर्म का लेने जा रहे हैं, only we differentiate numerator, that is x raised to a minus 1 with respect to a। अब देखिए with respect to a x क्या है, कांस्टेंट। जब देखिए आप डेरिवेटिव with respect to x लेते हैं, तो फॉर्मूला ऑफ ddx ऑफ a raised to x होता है a raised to x into log x, है ना। बट यहाँ पर हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a लेना है ना। किसका डेरिवेटिव लेना है, x रेज़ टू a का। सो विथ रिस्पेक्ट टू a, x तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव आएगा x रेज़ टू a इंटू लॉग ऑफ
x की जगह पर क्या है अपने पास, सॉरी यहाँ पर डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग a। सिमिलरली डेरिवेटिव आएगा x रेस टू a का x रेस टू a इंटू लॉग x। ओके, सो हियर वी राइट डेरिवेटिव इन नेक्स्ट स्टेप and hence dta of f of a equals to integration from 0 to 1 by log x as it is into x raised to a का डेरिवेटिव आएगा x raised to a into log x माइनस 1 का डेरिवेटिव, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, और हम dx को एज इट इज लिखेंगे। ओके, ना तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिला x रेस टू a log x, तो log x गेट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा dda of f of a is equals to integration from 0 to 1 x raised to a dx and we know integration of x raised to a। देखिए अब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, जैसे कि आप x raised to n का इंटीग्रेशन लेते हैं x raised to n plus 1 by n। सिमिलरली यहाँ पर x raised to a का इंटीग्रेशन आएगा x to the power a plus 1 by a plus 1, और यहाँ पर हम x की लिमिट्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम 0 to 1। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ dA of f of x, सो विच इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पर अपर लिमिट x को अगर 1 से रिप्लेस करते हैं 1 to the power a plus 1 is 1 upon a plus 1 माइनस x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो लोअर लिमिट आएगा 0, मतलब आपकी dA of f of a की वैल्यू क्या मिली है आपको 1 upon a plus 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है, और इसी इंटीग्रेशन को हमने f of a डिनोट किया है। सो आवर एम इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ f of a। क्या फाइंड करना है हमें, f of a की वैल्यू फाइंड करना है। तो f of a की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। जब आप इंटीग्रेट करोगे तभी जाके ये डेरिवेटिव का साइन कैंसिल होगा। सो differentiate both sides with respect to a, so integration and derivative with respect to a get cancel, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा f of a equals to integration of 1 upon a plus 1 होता है log a plus 1, है ना। बट यहाँ पर हमने लिमिट्स तो लिए ही नहीं है इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इस c को भूलना नहीं है। ओके, या तो फिर मैं एक स्टेप यहाँ पर एक्सटेंड करती हूँ, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a प्लस 1 dA प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप देख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को लिमिट्स नहीं है, मतलब इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो जब आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेते हो एट दैट टाइम वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, बट अवर f ऑफ a क्या है, f ऑफ a इज इंटीग्रेशन from 0 to 1 x raised to a minus 1 upon log x dx equals to 1 upon a plus 1 का इंटीग्रेशन होता है log a plus 1 plus constant of integration c। Now we denote it equation number 2। ओके, अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कल भी बताया है, आपको पिछले वीडियो में बताया है कि c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का जो न्यूमरेटर है उसे 0 करने की कोशिश करते हैं। सो वी पुट सुटेबल वैल्यू ऑफ a, क्या करते हैं हम a की सुटेबल वैल्यू पुट करते हैं सो दैट दिस न्यूमरेटर बिकम्स 0। तो देखिए यहाँ पर हम 1 को तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट अगर मुझे यहाँ पर x रेज़ टू a की वैल्यू अगर 1 मिलती है सो 1 माइनस 1 बिकम्स 0, है ना। तो x रेज़ टू a की वैल्यू 1 आने के लिए a की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी 0, क्योंकि हमें मालूम है कि x रेज़ टू 0 क्या होता है 1, है ना। x रेज़ टू 0 होता है 1, इसलिए आप a को रिप्लेस करेंगे 0 से। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, पुट a इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना है कि a की कौन सी वैल्यू से ये न्यूमरेटर 0 बनेगा। ओके, सो हियर वी पुट a इक्वल्स टू 0, put a equals to 0
in equation 2. So left hand side आ रही है यहाँ पर 0 equals to log of a plus 1. a को हम 0 रख रहे हैं, so 0 plus 1 आएगा 1 plus constant of integration c, but log 1 होता है 0, right? So आपको c की वैल्यू मिलती है 0. You will give a reason since log 1 क्या होता है 0. ठीक है, और फाइनली क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो पुट c equals to 0 in equation 2 and hence we get integration from 0 to 1 x raised to a minus 1 by log x dx equals to log a plus 1 plus c, but c की वैल्यू 0 है, so 0 रखने की जरूरत नहीं है. Okay, so in this way we can prove the required expression with the help of Dewey's rule. Okay, now see the second example. Now see one more example. Show that integration from 0 to infinity e to the power minus ax minus e to the power minus bx by x dx equals to log b upon a, है ना. और यहाँ पर कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर नोटेशन यूज करना है. सो व्हाइल चूजिंग प्रॉपर नोटेशन लेट्स सी द गिवन इंटीग्रल. तो गिवन इंटीग्रल में आपको x देन a और b ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट. बट इंटीग्रेशन इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अदर देन x अपने पास कौन सी वेरिएबल्स है, a और b, और कंडीशन कुछ भी गिवन नहीं है. आइदर कंडीशन गिवन नहीं है देन आप क्या करते हो, यहाँ पर नोटेशन देखिए a और b दो पैरामीटर्स प्रेजेंट है अदर देन x, सो वी डिनोट गिवन फंक्शन बाय f of a comma b. ओके, so we denote it by f of a comma b. और अगर आपके पास कंडीशन गिवन है लाइक a greater than 0 b greater than 0, then also use same notation. अगर दोनों पैरामीटर्स के लिए कंडीशन गिवन है तो आपको नोटेशन देना है f of a comma b. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. आइदर कंडीशंस गिवन नहीं होगी या तो फिर कंडीशन दोनों भी पैरामीटर्स के लिए गिवन होगी, देन नोटेशन इज f of a comma b. अब आगे क्या करते हैं, हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे. सेपरेट करने के बाद आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस ax बाय x माइनस e टू द पावर माइनस bx बाय x. और इन दोनों टर्म्स पर अगर हमने इंटीग्रेशन सेपरेट करके लिखा तो हम सेम फंक्शन को लिख सकते हैं या सेम इंटीग्रल को लिख सकते हैं. f of a b equals to integration from 0 to infinity e to the power minus ax by x dx minus integration from 0 to infinity e raised to power minus bx by x dx, राइट. अब यहाँ पर हम इन दोनों इंटीग्रेशंस के लिए सेपरेट सेपरेट नोटेशंस यूज करेंगे. जैसे कि फर्स्ट इंटीग्रेशन देखिए, दोनों इंटीग्रेशन सेम टाइप के हैं, है ना. मतलब अगर आपको फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली तो आप सिमिलरली करके सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, a की जगह पर b है. मतलब इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके सॉल्यूशन में सिर्फ मैंने a को b से रिप्लेस किया तो आपको सेकंड इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट. मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ एक इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ Dewey's रूल, एंड सिमिलरली वी राइट वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन. नाउ सी, फर्स्ट इंटीग्रेशन में सिर्फ x और a प्रेजेंट है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, इसलिए नोटेशन आएगा f of a, बट f नोटेशन यहाँ पर यूज हुआ है इसलिए अदर देन f आई टेक हियर f1 of a. ओके, माइनस सिमिलरली सेकंड इंटीग्रेशन को हम डिनोट करेंगे f2 of, यहाँ पर b प्रेजेंट है so f2 of b. ओके, नाउ वी डिनोट दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 1. ओके, वेयर सिर्फ हम एक ही इंटीग्रेशन कंसीडर करेंगे. ओके, सो कंसीडर f1 of a. so क्या है f1 of a? It is integration from
जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax बाय x dx. ओके, अब इस पर हम ड्यूएस अप्लाई करेंगे. ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ ड्यूएस व्हाट वी डू, फर्स्ट अपन वी आइडेंटिफाई पैरामीटर. तो यहाँ पर पैरामीटर कौन सा है, a. तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्यूएस अप्लाई करना मतलब डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन. मतलब आपको अब इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है. ओके, सो डिफरेंशिएट, आई डिनोट इट. ओके, सी नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to parameter. और यहाँ पर पैरामीटर कौन सा है, a. ओके, सो वी गेट ddA of f1 of a equals to ddA of integration 0 to infinity e raised to minus ax by x dx. अब यहाँ पर ड्यूएस अप्लाई होगा और आप देख सकते हैं कि लिमिट्स कांस्टेंट है, फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स है, इसलिए हम ड्यूएस फर्स्ट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं. सो बाय ड्यूएस रूल ddA of f1 of a इक्वल्स टू, अब ये ddA क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर जाते वक्त, डेल अपॉन डेल a ऑफ, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम e टू द पावर माइनस ax अपॉन x का डेरिवेटिव. राइट, अब विथ रिस्पेक्ट टू a x की टर्म्स कांस्टेंट है, मतलब आप 1 अपॉन x को डेरिवेटिव से बाहर ले सकते हैं. तो मैंने इसी टर्म को देखिए इस तरीके से कुछ लिखा है. तो 1 अपॉन x इनटू डेल बाय डेल a ऑफ e टू द पावर माइनस ax एंड देन dx. अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू a एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आएगा सेम एक्सपोनेंशियल टर्म है ना. सो हमें मिलेगा यहाँ पर e टू द पावर माइनस ax. बट हम इस एक्सपोनेंशियल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के डेरिवेटिव से. पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस ax. अब इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू a. सो विथ रिस्पेक्ट टू a देखिए अदर देन a जो भी है उसे हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है. तो अदर देन a अपने पास माइनस x है, सो माइनस x तो कांस्टेंट रहेगा व्हाइल टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a, है ना. और a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a आएगा 1. मतलब जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, माइनस x. ओके, सो आई मल्टीप्लाई दिस exponential term by derivative of power with respect to a, that is minus x, and then we write dx. Okay, अब x x कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस साइन को हम बाहर ले सकते हैं. सो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा e टू द पावर माइनस ax dx. अब हमें इस एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि अभी अभी हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a लिया था. सो विथ रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव लेते वक्त हमने x को कांस्टेंट ट्रीट किया था. अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है. सो एट दिस टाइम हमें a को कांस्टेंट ट्रीट करना है. a को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट. जैसे हम यूजुअल इंटीग्रेशन लेते हैं बस उस टाइप का अब इंटीग्रेशन लेना है. सो माइनस ऑफ, ये माइनस है. अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन आता है सेम एक्सपोनेंशियल टर्म, बट हम उसे डिवाइड करते हैं पावर के डेरिवेटिव से. अब पावर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है. सो विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस ax का डेरिवेटिव आएगा माइनस a, और इस पर लिमिट लगेगी 0 टू इंफिनिटी. आप चाहे तो ये माइनस a बाहर ले सकते हैं. सो माइनस ऑफ माइनस a बन जाएगा प्लस, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 बाय a, है ना, इनटू, अब लिमिट्स अप्लाई होंगे सिर्फ e टू द पावर माइनस ax पर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो अगर हमने x को इंफिनिटी से रिप्लेस किया तो हमें मिलेगा 1 बाय a इनटू e रेज टू माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा e टू द पावर 0, और e रेज टू माइनस इंफिनिटी होता है 0. e रेज टू माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0, और e रेज टू 0 होता है 1. और आपको ध्यान में रखना है e रेज टू इंफिनिटी होता है इंफिनिटी. e रेज टू पॉजिटिव इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी. ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ निगेटिव पावर है. तो इसकी वैल्यू आएगी 1 बाय a इंटू e रेज टू माइनस इंफिनिटी. अब 0 हो जाएगा तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, -1. ओके, एंड हेंस
DDA of f of a is -1/a। ठीक है, अब क्या करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू के लिए इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, सो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें मिलेगा एफ ऑफ ए। सो हियर वी गेट therefore एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस लॉग ए, है ना। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dA प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। और 1/a का इंटीग्रेशन क्या आता है, log a, इसकी वैल्यू आएगी माइनस log a प्लस c। ओके, डिनोट इट, सॉरी दिस इज नॉट f of a, दिस इज f1 of a, राइट, दिस इज f1 of a। सिमिलरली, है ना, देखिए f1 ऑफ a और f2 ऑफ b दोनों सिमिलर है, सिर्फ a की जगह पर अब क्या रिप्लेस करना है, b, है ना। तो सिमिलरली हमें f2 ऑफ b की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, a की जगह पर b अगर लिखते हैं तो माइनस लॉग b प्लस c। अब f1 ऑफ a f2 ऑफ b की वैल्यूज हमें इक्वेशन 1 में पुट अप करनी है। ओके, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा f ऑफ a कॉमा b। सो f ऑफ a कॉमा b हमें मिलेगा, तो f ऑफ a कॉमा b क्या है, f1 ऑफ a माइनस f2 ऑफ b, राइट, विच इज इक्वल टू f1 a की वैल्यू है माइनस लॉग a प्लस c, माइनस f2 की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग b प्लस c। अब हम इस ब्रैकेट को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट माइनस लॉग a प्लस c, माइनस माइनस प्लस लॉग b, देन माइनस c, राइट। अब प्लस c माइनस c गेट कैंसिल। ओके, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, लॉग b माइनस लॉग a, और लॉग b माइनस लॉग a होगा लॉग ऑफ b अपॉन a। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रेशन, है ना। हमें यही प्रूव करना था कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज लॉग b अपॉन a। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व we can evaluate integrations using Dewey's rule. Now see the Dewey's second rule. So it is used if limits of integration involve parameter. So see, let f of a equals to f1 of a to f2 of a, मतलब लिमिट्स में पैरामीटर अगर प्रेजेंट है। Okay, so f1 of a is equals to integration of g of x comma a dx, where a is parameter. So as usual process से क्या करना है, differentiate with respect to a करना है, मतलब with respect to parameter. So thereafter we decide whether we have to use Dewey's first or Dewey's second. So obviously यहाँ पर limits में parameter present है, that's why here we use Dewey's second rule. So using Dewey's second rule, see DDA of f of a equals to, अब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस फर्स्ट टर्म इज सेम एज Dewey's फर्स्ट रूल। जैसे कि हमने Dewey's फर्स्ट में क्या लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ डेल बाय डेल a g of x कॉमा a dx। तो एज यूजुअल यहाँ पर Dewey's फर्स्ट की टर्म एज इट इज लेनी है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एक टर्म हमने ऐड की है, एक टर्म हमने क्या की है, ऐड की है, और एक टर्म हमने सब्सट्रैक्ट की है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐड कौन सी टर्म की है हमने, यहाँ पर देख सकते हैं। सो प्लस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, देखिए इंटीग्रेशन को एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। जैसे कि आप यूजुअल जब लिमिट से अप्लाई करते हो तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पर एक टर्म जो अपर लिमिट वाले टर्म है उसे ऐड करना है, लोअर लिमिट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। बट देखिए टर्म्स क्या है, सो DDA ऑफ अपर लिमिट, मतलब क्या करना है हमें, अपर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू
जो भी आपका इंटीग्रैंड है, मतलब जिसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं, है ना, तो इंटीग्रैंड में सिर्फ क्या करना है, a की जगह पर f2 ऑफ a लिखना है। क्या लिखना है हमें, f2 ऑफ a। सॉरी, यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू जो भी अपना इंटीग्रैंड है उसमें x को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है, x को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है और a वाली टर्म्स एज इट इज रखनी है। सिर्फ क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू इंटीग्रैंड में x को रिप्लेस करना है अपर लिमिट से और a की टर्म्स एज इट इज, माइनस सिमिलरली लोअर लिमिट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इनटू गिवन इंटीग्रैंड में x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट से a की टर्म एज इट इज। सो दिस इज नथिंग बट डू एज सेकंड रूल। नाउ सी द एग्जांपल्स। Now see the example of Dewey's second rule. If f of a equals to integration from pi by 6a to pi by 2a, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन में पैरामीटर a प्रेजेंट है ना, दैट्स वाई यहाँ पर हमें डेफिनेटली क्या यूज करना है, Dewey's second rule यूज करना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू शो दैट दिस f of a is independent of a using Dewey's rule। क्या शो करना है हमें, f of a is independent of a, मतलब f of a में a की टर्म नहीं है। तो हम कैसे शो कर सकते हैं, अगर हमने f of a को विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट किया, राइट, और अगर f of a में a की टर्म नहीं है, if f of a is independent of a, then its derivative becomes zero, its derivative becomes zero। तो वही हमें यहाँ पर शो करना है। So to show f of a is independent of a, we show that ddA of f of a equals to 0। ओके, तो हमें Dewey's रूल यूज करके डेरिवेटिव ऑफ f of a निकालना है और उसकी वैल्यू हमें क्या शो करनी है, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 मिलती है then f of a is independent of a। Now let's see। First of all, we differentiate given integration with respect to parameter। So here parameter क्या है, a। ओके, सो लिमिट्स में पैरामीटर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी यूज Dewey's second rule। सो यूजिंग Dewey's second rule हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो Dewey's फर्स्ट रूल होता है उसकी टर्म एज इट इज लिखते हैं, बाद में एक टर्म ऐड करते हैं, एक टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो बाय यूजिंग Dewey's second rule, देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई अपॉन 6a टू पाई अपॉन ट्वाइस a, डेल बाय डेल a, dd a का क्या बन जाएगा अब, डेल बाय डेल a साइन a x बाय x dx। अब ये दो एक्स्ट्रा टर्म पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कौन सी दो एक्स्ट्रा टर्म होती है, तो उसमें हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, पाई अपॉन ट्वाइस है, और देखिए अपर लिमिट वाले टर्म को हमने ऐड किया है। सो डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट्स पाई अपॉन ट्वाइस है इनटू जो भी अपना इंटीग्रैंड है, मतलब जो गिवन फंक्शन है उसमें क्या करना है, x की जगह पर अपर लिमिट लिखना है। x की जगह पर हम अपर लिमिट मतलब क्या लिखेंगे, पाई अपॉन ट्वाइस है। तो यहाँ पर अगर हम x को पाई अपॉन ट्वाइस से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा साइन ऑफ a एज इट इज रहेगा, इनटू x की जगह पर हम लिखेंगे हम पाई अपॉन ट्वाइस से डिवाइडेड बाय x, मतलब पाई अपॉन ट्वाइस से, माइनस वैसे हम लोअर लिमिट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट पाई अपॉन 6 है, इनटू अब गिवन फंक्शन में x की जगह पर रिप्लेस करना है पाई अपॉन 6 है। सो वी गेट साइन ऑफ a इनटू पाई अपॉन 6a अपॉन पाई अपॉन 6a, राइट। अब हमें इन टर्म्स को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आवर एम इज टू शो दैट value of this derivative of f of a is 0। okay, now see the next step। next step में हम pi upon twice a का डेरिवेटिव लिखेंगे। so इसमें pi upon 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 upon a का डेरिवेटिव होता है, 1 upon a का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 upon a स्क्वायर। क्या होता है, माइनस 1 upon a स्क्वायर, है ना। तो pi upon twice a का डेरिवेटिव रहेगा माइनस pi upon ट्वाइस a स्क्वायर। सो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है माइनस पाई अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर इनटू जो
पाई अपॉन ट्वाइस है, ये वाली डिनोमिनेटर की टर्म है, इसे अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो यही टर्म बन जाएगी 2a बाय पाई। क्या बनेगी? 2a बाय पाई इनटू साइन ऑफ, यहाँ पर देखिए साइन ऑफ a क्या होगा, कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा साइन पाई बाय, राइट। सिमिलरली यहाँ पर पाई अपॉन 6a का डेरिवेटिव होगा माइनस पाई अपॉन 6a स्क्वायर, फिर से यहाँ पर a कैंसिल होने के बाद बचेगा साइन पाई बाय 6, और ये पाई अपॉन 6a वाली टर्म न्यूमरेटर में जाएगी तो बन जाएगी 6a अपॉन पाई। ओके, इन दोनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन तो समझ में आया है, बट अब इस टर्म का क्या करना है, इसे हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a। तो विद रिस्पेक्ट टू a 1/x होगा कांस्टेंट, तो 1/x एज इट इज रखेंगे, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos और एंगल है ax, तो cos ax डेरिवेटिव आएगा, बट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के डेरिवेटिव से, बट हमें एंगल का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू a, सो ax का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू ax, इसलिए हमने साइन ax का डेरिवेटिव लिया है x cos ax। कि अब x x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax, और cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax बाय a। यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम पाई अपॉन 6a टू पाई अपॉन ट्वाइस a, माइनस ये वाली टर्म अभी अभी हमने सिंप्लीफाई की थी, सो इट इज 1/a इंटू साइन पाई बाय 2, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिलेगा, हाँ ये वाली टर्म्स हमने लिखी थी माइनस पाई अपॉन ट्वाइस a स्क्वायर इंटू इसका रेसिप्रोकल ट्वाइस a बाय पाई साइन पाई बाय 2। तो यहाँ पर देखिए पाई पाई कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर से एक a कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा -1/a इंटू साइन पाई बाय 2। क्या बचेगा? -1/a साइन पाई बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और फिर से पाई पाई कैंसिल, 6 कैंसिल, a भी एक कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/a साइन पाई बाय 6 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से हमें मिलेगा, देखिए ये 1/a हमने कांस्टेंट एज इट इज रखा, साइन ऑफ a इंटू, अब हम x की वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट दैट इज पाई अपॉन ट्वाइस, माइनस इसका लोअर लिमिट आएगा माइनस ये 1/a एज इट इज इंटू साइन ऑफ a इंटू x की वैल्यू रखेंगे पाई अपॉन 6a, और ये दोनों टर्म्स हमने एज इट इज यहाँ पर लिखी है। ओके, अब a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी a कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/a साइन पाई अपॉन 2, और ऑलरेडी यहाँ पर 1/a साइन पाई बाय 2 की टर्म प्रेजेंट है बट हैवी निगेटिव साइन, तो सेम टर्म उसमें एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म निगेटिव, तो दोनों भी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सी बचा है -1/a साइन पाई बाय 6, और यहाँ पर है +1/a साइन पाई बाय 6, मतलब ऑल टर्म्स गेट वैनिश्ड, तो सिर्फ क्या बचेगा, नथिंग, means your value of ddA of f of a becomes 0. Okay, and hence, so here we get ddA of f of a is equals to 0. Hence, f of a is independent of a. Okay, so in this way we can prove required result with the help of Dewey's second rule. Okay, so with this we stop here.